सो ऑब्वियसली ये वाली चीज भी एनसीईआरटी का पार्ट ही है। उसके माइन्यूट्स देखेंगे, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको डिस्कस करना है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये एंगल में ए लिखा है मैंने, एंगल बिटवीन 2 लाइंस ओके। सो जब भी मैं 2 लाइंस के बीच का एंगल की बात करता हूं ना, तो हम बुक्स को नहीं देखें, बुक्स को फॉलो नहीं करना है भाई, हम केवल एक्यूट एंगल की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा एंगल ऑफ कोर्स पाई माइनस थीटा हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। 2 लाइंस की बात करते हैं, ठीक है, 2 लाइंस के बीच की एंगल की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं वो एंगल, और उस पे जो वेरिएशंस बनेंगे क्वेश्चंस के, वो वेरिएशंस देखेंगे भाई। ऐसा एंगल बिटवीन 2 लाइंस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वेरिएशंस क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस के, वो देख लेंगे। तो एक लाइन मान लेते हैं कुछ ऐसी है, और दूसरी लाइन कैसी है भाई, दूसरी लाइन मान लेते हैं कुछ ऐसी है, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड सा जो बुक्स में गिवन है, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं कि लगे कि अलग अलग लाइंस हैं। हाँ, परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे ऐसे बना लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ओके फाइन, चलो एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, तो मैंने लाइंस का नाम दे दिया भाई। ये लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रही है ऑब्ट्यूज। कौन सी लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है? L2 बना रही है, ठीक है। तो जो L2 का जो एंगल इंक्लिनेशन है उसको मैंने मान लिया θ2, ठीक है। और जो लाइन L1 का इंक्लिनेशन है, जो लाइन L1 का इंक्लिनेशन है उसको मैं मान लेता हूं एंगल θ1, ठीक है। L2 का इंक्लिनेशन θ2, L1 का इंक्लिनेशन θ1, ठीक है भाई। अब इन दोनों के लाइन के बीच में एक्चुअली 2 एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में 2 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये वाला बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो हम जब भी किसी एंगल की बात करेंगे, जब भी एंगल बिटवीन 2 लाइंस की बात करेंगे, तो हम हमेशा एक्यूट एंगल की बात करेंगे, एक्यूट एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि इन लाइंस के बीच में एंगल बनने वाला है थीटा, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट से थीटा ही हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। चमक रही है ना चीज? अच्छा भाई, तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर, आपने जो पढ़ा होगा बचपन में पढ़ा था, छोटी चड्डी पहनता था वैसा वाला चीज यहां पर आपको दिखेगा। यहां पर आ जाएगा थीटा, थीटा टू विल बी इक्वल्स टू θ1 प्लस थीटा, θ2 विल बी इक्वल्स टू θ1 प्लस थीटा, ठीक है। अब आपको जो पसंद आ रहा है दोनों लाइंस के इक्वेशन में से, बड़ी शराब दोनों लाइंस के इक्वेशंस में से आपको जो बेटर इक्वेशन लगता है, तो जब भी मैं बात करता हूं ना लाइंस के इक्वेशन की, तो हम दोनों तरह के इक्वेशंस तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। तो मैं अभी वो वाले इक्वेशन की बात करता हूं जो केवल स्लोप की बात करता है, ठीक है। मैं जनरल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी वो इक्वेशन दे रहा हूं इन दोनों लाइंस को जो केवल स्लोप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो लाइन 1 का इक्वेशन ले रहा हूं मैं, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, और लाइन 2 का इक्वेशन ले रहा हूं मैं, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस C2, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जनरल इक्वेशन क्यों नहीं लिया, सर जनरल इक्वेशन क्यों नहीं लिया? जनरल इक्वेशन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जनरल इक्वेशन तो इंटर कन्वर्टिबल है ना भाई, सारे के सारे इक्वेशंस। तो जनरल इक्वेशन से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं? ये देखो जनरल इक्वेशन से स्लोप फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो इजी वाला फॉर्म है जहां पर स्लोप्स की बात हो रही है वो वाला फॉर्म ले रहे हैं। आपका मन करे तो आप उसी को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेके चलोगे तब भी सेम ही चीज देगा, लास्ट में सेम ही आउटपुट दे देगा। अच्छा भाई, तो दो एंगल्स के बीच में जो एंगल थीटा है, जो एंगल थीटा है वो इंक्लिनेशन या वो एंगल तो आ जाएगा आपका θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर मैं इन दोनों का टेंजेंट ले लूं, दोनों तरफ टेंजेंट ले लूं, ठीक है। दोनों तरफ टेंजेंट ले रहे हैं, दोनों तरफ टेंजेंट हम ले सकते हैं क्या? दोनों तरफ टेंजेंट ले सकते हैं क्या किसी भी एंगल के लिए? क्योंकि टेंजेंट तो π/2 पे इंफिनिटी दे देता है ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता है, तो दोनों तरफ टेंजेंट तो लिया जा सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर भी लिया टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और यहां पर भी ये लिया टेंजेंट ऑफ एंगल θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, ओके। अब टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता भी है, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी होता है टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय
1 plus tan A tan B, 1 1 plus plus tan A. tangent of A into tangent of B, ठीक है। पर जब हम लाइन का स्लोप लिख रहे थे, जब हम लाइंस का स्लोप्स लिख रहे थे, तब हमने एक बात गौर नहीं की कि क्योंकि पहले वाली लाइन का स्लोप था m1। एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है ना, वो सकता है। कौन सी चीज बेटा? सर जो हम एंगल लिए भी थीटा, अभी एट दिस पॉइंट दैट इज एक्यूट, बट थीटा टू का इंक्लिनेशन और बढ़ गया तो दैट कैन बी ऑब्ट्यूज आल्सो, राइट? नहीं, वो तो ऑब्ट्यूज है ही बेटा, वो तो ऑब्ट्यूज है ही। मैंने बोला हम एक्यूट एंगल थीटा ही लेने वाले हैं। देखो तो इन दोनों के बीच में एक एंगल ऑब्ट्यूज भी तो है। लेफ्ट साइड को थीटा आ गया, देन हाउ विल वी डू दैट ट्रायंगल वाला थिंग? हाँ, निकल जाएगा क्योंकि ऋषिकेश टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा ना केवल माइनस ऑफ tan थीटा होता है। तो जो आपका ओरिजिनल वैल्यू आ रही है उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल भी मिल जाएगा, दूसरे ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं चमका? टेंजेंट एक एंगल के एक्यूट है तो tan थीटा डायरेक्टली निकाल लो, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज है तो उसका टेंजेंट क्या होगा, माइनस लगा दो उसमें, बस दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं उसको। करूंगा, चिंता मत करो, कोई चीज नहीं छूटेगी। तो अभी के लिए मैं बोलने वाला हूं, हाँ अभी के लिए हमने एक बात गौर नहीं की भाई। कौन सी बात गौर नहीं की? कि ये जो m1 है एक्चुअली में इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? टेंजेंट ऑफ थीटा 1। ये m2 का दूसरा नाम हो सकता है टेंजेंट ऑफ थीटा 2। हाँ, तो ये जो छुपा रुस्तम है ये यहां पर आ जाएगा भाई। यहां पर हम इसे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 लिख सकते हैं। पर हम बात किसकी कर रहे थे? हम तो बात केवल एक्यूट एंगल की कर रहे थे। अगर गलती से भी, ध्यान से सुनना स्वामी, अगर गलती से भी ये नेगेटिव हुआ ना भाई, तो टेंजेंट का, अगर कोई एक्यूट एंगल का टेंजेंट लोगे तो भाई एक्यूट एंगल का टेंजेंट लेंगे कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमें इसे मॉडुलस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक्यूट एंगल थीटा की बात कर रहा हूं। ठीक है, पर फिर ऋषिकेश की बात आ जाती है सामने। सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज हो जा रहा है? अरे भैया देखो, अरे दो लाइंस के बीच में हमेशा एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है और एक एंगल एक्यूट होता है। एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, एक एंगल एक्यूट होता है। ठीक है, तो जो ऑब्ट्यूज वाला एंगल है अगर उसका टेंजेंट थीटा निकालना है तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर लिख लो, क्योंकि टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा होता है टेंजेंट ऑफ थीटा का नेगेटिव, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा होता है नेगेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। तो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, अरे हमेशा एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज मिलने वाला है, गिवन दैट कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, हमेशा एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो आपको क्या करना, ऑब्ट्यूज एंगल का जो टेंजेंट निकालना है उसको यही वाला m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मैग्नीट्यूड निकाल के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे हैं? मैग्नीट्यूड को बाहर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, इसको पॉजिटिव कर लो। या ऐसे देख लो यार, तुम एकदम बुकिश वाला ही चाहते हो कि मैं यहाँ पर बग दूं, तो ठीक है भाई, हम अभी पुस्तक को भी थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे। पुस्तक क्या बोलती है कि अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तो फिर एक्यूट एंगल लिख दो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये दे देगा आपका एक्यूट एंगल का टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर m2 m1 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा भाई? m1 माइनस f2। ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, नेगेटिव कर दो उसको, जो आंसर आ रहा है उसको। ठीक है, सो काफी बेहतरीन सा प्रूफ। और इसमें किसी को कोई, श्रेया खा ले पहले पेन फिर सोच ले, कोई डाउट आ रहा है क्या? हाँ निश्चित, पानी पीते हुए कोई डाउट है क्या भाई? देख लो आप लोग। अथर्व की मंद मंद मुस्कान। अथर्व ये तो आसान सी चीज है यार, इसमें क्या है? अगर दो लाइंस गलती से भी पैरेलल हो जाए तो दोनों के बीच में एंगल तो पता ही है आपको क्या हो जाएगा? सर आपने
tan थीटा को सब्स्टिट्यूट किया ना, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? कौन से वाले tan थीटा को सब्स्टिट्यूट किया बेटा? देखो देखो देखो, हाँ tan थीटा 2 माइनस वो वाला अच्छा अच्छा, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा सर, होता उधर है। नहीं, ऊपर सर, ऊपर। एक सेकेंड, यहाँ पर इसको इसके बगल में इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर लिख लो ये दोनों, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये नीचे वाली कहानी, ठीक है। m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये नीचे वाली कहानी। अच्छा भाई, ओके, एक सेकेंड। अब भाई एक छोटी सी चीज कि दो लाइंस के बीच में एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो थीटा होता है ना, ध्यान से सुनना था, ये जो थीटा होता है इसमें भी आपका मन है। इसकी वैल्यू में आप 180 इंक्लूड करो तो 0 एक्सक्लूड कर दो, 0 इंक्लूड करो तो 180 एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है, ये 0 से लेके 180 डिग्रीज के बीच में हो सकता है। अब अगर ये थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्रीज है, थीटा 0 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, तो लाइंस या तो पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो थीटा अगर 0 डिग्रीज है तो कौन सी चीज, tan थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। और अगर टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा 0 हो जा रहा है तो दोनों का स्लोप सेम है, बराबर है, ठीक है। और अगर गलती से भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो टेंजेंट ऑफ थीटा डिफाइंड नहीं होगा भाई। और अगर टेंजेंट ऑफ थीटा डिफाइंड नहीं होगा तो फिर m2 माइनस m1 प्लस m1 m2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आती है, दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -1, और अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं या कोइंसिडेंट हो जाते हैं, अगर कोइंसिडेंट भी है तो पैरेलल ही हैं, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता, उनके स्लोप्स इक्वल हो जाते हैं, प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, स्लोप्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज है, शायद हमने पहले भी कभी देखा होगा ऐसा कुछ, ठीक है, पर वापस से देख लिया, ठीक है। सानिका, कोई कंफ्यूजन आपको इसमें? तो चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कोई कंफ्यूजन है? हाँ, वो जो कंफ्यूजन है वो आप टाइप भी कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, बोलो यार सर। तो ऊपर स्क्रॉल करना इज द कंफ्यूजन, ठीक है। हाँ यार सर। तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एक लाइन जो बाकी दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, उस लाइन की कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक है। सो फिर से सुनो, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे हम, अभी करेंगे, ठीक है। सो यहां पर इसी के वेरिएशन एक डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू लाइंस, देखो ये TO2 है, ये TWO2 है, ठीक है, टू लाइंस। काफी खूबसूरत सी भाषा है अंग्रेजी भी। इक्वली इंक्लाइंड टू लाइंस, ठीक है। और इसका एक फिगर मैं बना दे रहा हूं क्योंकि हम इसमें एक ट्रिक, मतलब एक नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में याद रखेंगे इस चीज को। नॉमेनक्लेचर आप समझते हो ना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स, हाँ वही वाला नॉमेनक्लेचर। तो देखो लाइन कैसी दिखती है, जो दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है वो लाइन कैसे दिखेगी, ठीक है। एक लाइन में मैं ले लेता हूं कुछ ऐसी, दूसरी लाइन में ले लेता हूं हाँ दूसरी लाइन कुछ ऐसी, ठीक है। अब जो तीसरी लाइन है ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना दो, थोड़ा लगे कि हाँ जनरल केस निकाला गया है। हाँ भाई, जो तीसरी लाइन है ये इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो तीसरी लाइन में ऐसी कुछ ले लेता हूं भाई, ऐसी लाइन, थोड़ा लग नहीं रहा है पर मन की आंखों से देखोगे तो लगने लग जाएगा। ये देखो, हाँ लग रहा है। तो ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं सेम मान ले रहा हूं, ठीक है, सेम मान ले रहा हूं, बोथ द एंगल्स आर सेम, ठीक है। अब पहले वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन का स्लोप है m1, ऊपर वाली लाइन का स्लोप है m2, और जो लाइन इक्वल इंक्लाइंड है उसका स्लोप मैं मान ले रहा हूं m है, ठीक है। ये वाली लाइन का स्लोप है m1, ये वाली लाइन का स्लोप है m2, और जो लाइन इक्वल इंक्लाइंड है उसका स्लोप मैं मान ले रहा हूं m, ठीक है। तो हम एक नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे, ठीक है, एक रूल फॉलो करेंगे जो हमेशा इसी तरह से फॉलो करते रहना है, ठीक है, सदियों तक, ठीक है, बरसों तक,
अब ये रूल कहां पर किसने कौन बता के गया भाई? तो हरीश चंद्र के समय में ये रूल बताया गया था। रूल क्या है भाई कि आपको हमेशा अपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ट्रीट करना है, ठीक है? ऐसा होता नहीं है, दो लाइंस के बीच का एंगल मतलब एक्यूट एंगल थीटा। अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हम बोलने बताने वाले कौन होते हैं? हम कौन होते हैं भाई? जो लाइंस को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, बॉडी शेप डिफरेंशिएट करें। तो फिर दोनों ही इक्वल इंक्लाइंड हैं, दोनों ही लाइन से इक्वल इंक्लाइंड है ये स्मॉल एम वाली लाइन, ठीक है, लोअर केस एम वाली लाइन। तो अब आप बोलोगे सर शायद आप जो एंगल थीटा की बात करने वाले हो, एंगल थीटा की बात करने वाले, ध्यान से देखना भाई, उस एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाले एंगल में जो जिस डंडी पर एंगल गिर रहा है, जिस डंडी पर एंगल गिर रहा है, पहले उसका स्लोप देखो। कौन सी डंडी पर एंगल गिर रहा है भाई? पहले ऊपर वाले एंगल की बात करते हैं। वो गिर रहा है बोल रहा हूं, वो गिर रहा है M2 वाली डंडी पर, ठीक है? तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ठीक है? ऐसा हो जाएगा, ठीक है? और वैसे ही जब आप नीचे वाली लाइन की बात करेंगे ना, तो कौन सी डंडी पर गिर रहा है? वो M वाली डंडी पर गिर रहा है, M वाली डंडी पर गिर रहा है, ठीक है? तो M वाली डंडी पर गिर रहा है, तो नीचे वाले के लिए जब मैं टेंजेंट ऑफ थीटा लिखूंगा, तो नीचे वाले के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाएगा M माइनस M1 अपॉन 1 प्लस, अरे M1 M2 नहीं, वहां पर गिर रहा था, ठीक है, 2 माइनस m। यहाँ पर M होगा, ठीक है? तो M2 की जगह यहाँ पर भी M होगा, और यहाँ हो जाएगा M माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस MM1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस MM1, 1 प्लस MM1, ठीक है? किसी को कोई संदेह इसमें? कोई संदेह नहीं। अब क्योंकि दोनों टेंजेंट ऑफ थीटा एक्यूट हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि M2 माइनस M डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2M will be equals to M माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका फायदा क्या होगा हमें? इसका फायदा क्या होगा, ऐसा करने का फायदा क्या होगा दर्शन? ठीक है, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है दर्शन? यस सर। हाँ, करुणा करके करुणानिधि रोए, ठीक है? इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है दर्शन? कोई बात नहीं, हमें सोच रहा है हमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? मानवीकरण, अनुप्रेषा अलंकार, द्विगु, ठीक है भाई? जो भी किया गया हम उसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। सो M2 माइनस M डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2M। अब देखो एक्चुअली यहां से जब हम इस नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है कि हमें वो मॉडुलस वाली चीज में कंफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है? मॉडुलस वाली चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और ऐसी लाइंस हो सकती हैं, ऐसी लाइन ऑफकोर्स हो सकती है जो इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है पर इन दोनों के बीच में नहीं लाई कर रही है, इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है पर इन दोनों के बीच में नहीं लाई कर रही है। ऐसे कैसे हो सकती है भाई? मान लो कोई लाइन कुछ ऐसी हो जाए, ठीक है? तो इस लाइन का इससे जो एंगल बन रहा है थीटा, हो सकता है ये वाले से एंगल थीटा इधर बन रहा हो, ठीक है? तो एक और ऐसी लाइन आने वाली है जो इनसे इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब मैंने एक ही बनाया है पर एक और कोई और भी लाइन आने वाली है जो इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है? अभी हम डेस्मोस पे बना के देख लेंगे, क्वेश्चन करेंगे वो सेम लाइन डेस्मोस पे बना के देखेंगे, ठीक है? तो इससे फायदा क्या हुआ कि जब आप इस फॉर्मेट में लिखते हो ना, तो ये वाला जो M है जब इस वाले M से मल्टीप्लाई होता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो अपने आप ही दो वैल्यूज आ जाती हैं, अपने आप ही दो अलग अलग स्लोप्स आ जाते हैं, अपने आप ही दो अलग अलग लाइंस मिलने लग जाती हैं, ठीक है? अब दो लाइंस कैसे मिलती हैं भाई? क्योंकि जो पहले दोनों गिवन लाइंस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, हो सकता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास कर रही हो। तो ऑफ कोर्स अगर एक लाइन को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया और उस लाइन के स्लोप्स दे दिए, तो आप लाइन आसानी से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? अभी इसको देख करके इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो भी क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्लियर हुआ भाई? नोमेनक्लेचर समझ में आया नहीं आया? नोमेनक्लेचर समझ में आ गया क्या भाई? नोमेनक्लेचर समझ में आ गया? तो फिर बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है? अब आपको बताना है, अब देखो ये वाली चीज प्रकृति में कहां पाई जाती है? प्रकृति में कहां पाई जाती है ये वाली चीज? देखते हैं।
ये वाली चीज एक्चुअली आइसोसेलेस ट्राइंगल में पाई जाती है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक जो साइड होता है वो बाकी दोनों साइड से इक्वली इंक्लाइन होता है, ठीक है। इक्वल इंक्लाइन मतलब सेम एंगल, एक्यूट एंगल थीटा बना रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस की स्पेलिंग बोल दो भाई अनिरुद्ध कुलकर्णी। ऐसा ही होता है क्या? नहीं भाई, मुझे पता है, बीइंग ए मैथ्स टीचर मुझे इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, पर नहीं याद है। क्या करें खुशी, नहीं याद है तो अब नहीं याद है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं हमें, ठीक है। अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल। हाँ, एक सेकंड, ऊपर स्क्रॉल किया जाएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इफ टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इफ टू साइड्स of an isosceles triangle are two sides of an isosceles triangle are 7x minus y plus 3 is equals to 0। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है मतलब वो साइड का जो इक्वेशन है वो है x plus y minus 3 is equals to 0, ठीक है। and the third side ठीक है, थर्ड साइड passes through, इसमें इक्वल लिख देना, ठीक है, इक्वल साइड्स ये दोनों हैं। एंड दिस थर्ड साइड passes through 1 comma minus of 10, 1 comma minus of 10, ठीक है। find its equation, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया भाई, इक्वली इंक्लाइंड लाइंस कहां पर पाई जाती हैं प्रकृति में? आइसोसेलेस ट्राइंगल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो तीसरे वाले साइड का इक्वेशन निकालना है। घबराओ मत, ये हम सीखने वाला क्वेश्चन है, यहां पर हमें सीखना है इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, मैक्सिमम क्या वेरिएशन आ सकते हैं, ये चीज सीखने को मिल रही है, ठीक है। तो इवन तो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं क्योंकि अरे इक्विलैटरल, पर ये एक्चुअली ट्राइंगल है, चलो अलग अलग ही बनाते हैं। सो ये अरे यार बार बार इसी को ले रहा हूं मैं, येलो कलर से बनाते हैं। हाँ, सो एक साइड है ये, फिर दूसरा साइड है ये, और जो तीसरा साइड है जिसका इक्वेशन निकालना है वो कुछ ऐसा है। अब मैं दिख रहा है ना येलो कलर? हाँ शायद आपका, यस सर। हाँ ठीक है, दिख रहा है मेरे को, इसका मतलब सभी को दिख रहा है। तो देखो जो दो साइड्स हैं उनका इक्वेशन 7x माइनस वाई प्लस 3 है, ठीक है। मुझे उस साइड के इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, ठीक है खुशी, इधर उधर देख ले, पर उस साइड के इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। पता है क्यों कोई मतलब नहीं है? मुझे केवल किस चीज से मतलब है पता है? उसके स्लोप, हाँ उसके इंक्लिनेशन से मतलब है, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रखा L1, इसका नाम रखा L1, इसका नाम रखा L2, और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका नाम रखता हूं L3, ठीक है। ये पता है L3 1 कॉमा माइनस ऑफ 10 से पास करती है, ठीक है, करती है, करता है वो आप देख लेना। तो 1 कॉमा माइनस ऑफ 10 से पास हो रही है, ठीक है। और L1 का जो स्लोप है दैट इज 7, L1 का जो स्लोप है दैट इज 7, L2 का जो स्लोप है दैट इज -1। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जब आप प्रयास करोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1, ठीक है। L2 का स्लोप हो जाएगा -1, ठीक है। अब मान लेते हैं श्रेया, मान लेते हैं, उदास मत हो, मान लेते हैं कि जो तीसरी वाली लाइन है इसका स्लोप है m, तीसरी वाली लाइन है इसका स्लोप है m, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला जो पढ़ा ना भाई, अप्लाई करने का समय आ गया है। अगर आपको m की वैल्यू चाहिए तो आपको दो इक्वेशंस नहीं सॉल्व करने हैं, इक्वली इंक्लाइंड है, आपको नोमेनक्लेचर फॉलो करना। नोमेनक्लेचर कैसे फॉलो करना है? यहां पर ऐसा ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे एक बार एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और ऐसा ले लेंगे एक बार एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो मैं बोलूंगा देखो m1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1m विल बी इक्वल्स टू
m माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस mm2 ठीक है। अब रख दो भाई, वैल्यूज रख दो, m1 इज 7, so 7 minus m divided by 1 plus 7 times of m will be equals to m, और m2 minus of 1 है तो m plus 1 minus of 1 m plus 1 divided by 1 minus m, हाँ 1 minus m करेक्ट है ना, 1 मल्टीप्लाई, हाँ 1 minus m, ठीक है ठीक है। सो देखते हैं इससे उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है। एकदम हिम्मत नहीं हारना भाई, सोना नहीं है किसी को भी, या सर नहीं सुनना बेटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दीक्षा, तो दीक्षा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो बताने वाली है दीक्षा, ठीक है। सो बाकी सभी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सही आंसर हमें दीक्षा ही देने वाली है, ठीक है। काफी प्रेशर, आयुष निकाल लिया क्या? तो छोड़ दिया था भाई सही है सर, वो कैंसिल होके -1 नहीं होगा? कैंसिल होके -1 आ जा रहा है, अरे तो गड़बड़ नहीं। हो जा रहा है। उधर नहीं, आरएचएस में। आरएचएस में बेटा ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है ना आयुष, और गलती से। हाँ ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। दीक्षा मदद कर दे सबकी। 6m square plus 16m minus 6. 6m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 6 ऐसा आ रहा है क्या? Yes. Yes. ओके ओके, मतलब 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कुछ तो मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। क्या मिलता हुआ दिख रहा है बताओ तो? 9 1 जा 9 and 1. सो m की वैल्यू, जो m की वैल्यू आ रही है वो सुज्ञान दिख नहीं रहा, सुज्ञान बताएगा m की वैल्यूज क्या क्या आ जा रही हैं भाई? -3 और 1/3 आएगा। Let us wait for Sugnan to answer. -3 और 1/3। चलो ठीक है, -3 और 1/3, ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं अगर ये गलत होगा तो, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं आप लोगों के पर डिपेंडेंट हूं भाई, ठीक है। अगर गलत हुआ तो बाद में सर 3 की जगह -3 नहीं +3 आ रहा तो -1/3, ये देख लो भाई, ठीक है। पहले ही यार सर आपने गलत लिखा, मैंने गलत नहीं लिखा, तुमने गलत लिखा है, ठीक है भाई। तो m की दो वैल्यूज आ गई, m की दो वैल्यूज आ गई। अब मुझे वो तीसरी लाइन, तीसरे साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वेशन चाहिए, तीसरे साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वेशन चाहिए। तो फिर ये 1, -10 से पास करने वाली लाइन है, 1, -10 से पास करने वाली लाइन है, ठीक है। सो y माइनस, क्योंकि पॉइंट है 1, -10, सो y माइनस y1 इज m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ये एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरी लाइन y माइनस y1 इज m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक है। ऐसा इक्वेशन बन जाएगा दोनों लाइन का, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता भाई, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो सिंप्लीफाई करके कौन बताएगा भाई? सिंप्लीफाई करके बताएगा भूषण बताएगा भाई। जो लोग किसी को भी, अक्षता को छोड़ के, जो लोग किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं है वो हमें आंसर देंगे भाई, ठीक है, ठीक है। काफी मुझे बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए, आपने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, पर घबराओ मत, हमारे बीच में वी ऑल आर क्रिमिनल्स ओनली। या सर आराम से बैठा, इसका मतलब कर लिया क्या? नहीं किया, आलसी है भाई, कितना आलसी है यार तू ऐसा ऐसा आलसी कौन होता है यार भूषण? तुझे पता है यासर कितना आलसी है? बोलेगा नहीं पता है। सर कर रहा हूँ सर, सुनाई नहीं दे रहा आप जो बोल रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कभी कभी सुनाई नहीं देता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको पता है यासिर कितना आलसी है? नहीं सर, नहीं पता ठीक है, कुछ सालों में पता चल जाएगा, शायद अगले 1 साल में।
ठीक है, शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा इसलिए आपने अपना वीडियो ऑफ रखा था। ठीक है भूषण, आप ऑफ रख सकते हो। सर अब सुनाई दे रहा अच्छा है। सुनाई? वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा था सर, अंदर आके बैठा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। सो अब चाहो तो इन दोनों लाइंस को खूबसूरती से डेस्मोस पर भी हम बना करके देख सकते हैं कि क्या हम सही दिशा में गए या नहीं, वो वाली दिशा नहीं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। क्या पब्लिक की डिमांड है क्या भाई कि डेस्मोस पे देखा जाए? Yes, yes. हाँ, Yes, तो sir. मुझे पहले इक्वेशन बता दो तभी डेस्मोस पे आएंगे भाई। तो यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन क्या आ जा रहा है सानिका? Minus 3x minus 3x to minus प्लस 3x वाई 3x plus y is equals to minus 4. इज इक्वल्स टू, यहाँ Minus पर आ रहा प्लस 3 माइनस 10 माइनस 7। और दूसरा वाला minus 3 minus Theta x is equal plus to x minus minus 31. 31 is equal to minus 31. हाँ, सब अपने में बक लो। कोई एक अथर बोल। So minus x plus 3y is equal to minus 31. माइनस 31 काफी अलग भिन्न भिन्न आ रहे हैं। चलो भाई हम बनाते हैं इसे डेस्मोस पर। ब्यूटीफुल फ्री मैथ्स के नाम से है डेस्मोस पर ये चीजें। ठीक है, तो सुदीप ओके। इसके बाद पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आपको समझ में आ गई। अच्छा भाई, इसके बाद हम आ जाते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, इन फैक्ट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT मतलब होता है, आप लोग व्हाट्सएप अगर यूज करते होगे तो WRT विथ रिस्पेक्ट टू होता है, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके लिए मैं मान लेता हूं खुशी से, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मुझे गिवन है। ठीक है, अब ये लाइन दिखती कैसे है भाई? ठीक है, तो पब्लिक की खास डिमांड पर फिर से मैं बता देता हूं ये लाइन दिखती कैसे, क्योंकि ये जनरल है। तो ऐसा कोई कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन पर ये लाइन कुछ तो हाँ कुछ इस तरह की दिखती है, ऐसी कुछ लाइन है। अब दो पॉइंट्स हैं, कोई मुझे नहीं पता एक तरफ लाई करते हैं लाइन के या दूसरी तरफ लाई करते हैं, कोई दो पॉइंट्स हैं संसार में। ठीक है, सो एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। ठीक है, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x2, y2। अच्छा भाई, ठीक है भाई। सो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये वाले पॉइंट और अगर ये वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई स्केच बनेगा। ठीक है, ऐसा मन की आंखों से देखो तो ज्वाइन हो चुके हैं। पर फिर से मैं आपको रिपीट करके बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता ये एक तरफ लाई कर रहे हैं दूसरी तरफ लाई कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट्स उस तरफ भी हो सकते हैं इस तरफ भी हो सकते हैं। ठीक है, भरोसा मत करना भाई। ठीक है, तो हाँ, लाइन जो है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ये वाली है, ये वाली लाइन है। ठीक है, अच्छा भाई, तो अगर ये सारी चीजें हैं दीक्षा, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। ये जो पॉइंट्स हैं, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने बोला AB को ये लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 AB को लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, डिवाइड करेगी तो ये वाला पॉइंट P क्या हो जाएगा? So x1 y1 इक्वेशन में डालेंगे पहले, डिवाइडेड बाय सो x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा, और ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में आपको बता रहा हूं, और y1 प्लस लैम्डा y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। होगा ना भाई, ऐसा होगा ना? Yes. ऐसा Yes. होगा। ठीक है,
और क्योंकि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे भी लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट रख देंगे भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या वृंदा? रख सकते हैं ना भाई, उस पे भी लाई कर रहा है ना, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो लाई करता है कि नहीं, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पेंसिल से लिख रही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ भाई, तो रख सकते हैं भाई, इस पर रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर रख दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यहां पर रख दिया तो ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस लैम्डा y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस c टाइम्स ऑफ कुछ नहीं इज इक्वल्स टू 0 होगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आपने मेरी बात मानी, अनिरुद्ध ने भी मानी, मोरे। ठीक है, सो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a टाइम्स ऑफ, अब देखो मुझे एक चीज तो यहां से फिर से बोलनी पड़ेगी कि लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले भी देख चुके हैं ना, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर पाता ना इंटरनली डिवाइड कर पाता उस केस में। हाँ भाई, उसके साथ देखो क्या क्या मिल रहा है, अगर 1 प्लस लैम्डा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो मिल रहा है a टाइम्स ऑफ x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस लैम्डा y2 प्लस c टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा ठीक है, फाइन। सो यहां से मैं बोलूंगा a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस c, एक तो ये इक्वेशन मिलेगा, और अगर दूसरे वाले से मैं लैम्डा कॉमन ले लूं तो ऐसा मिलेगा a टाइम्स ऑफ x2 प्लस b टाइम्स ऑफ y2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये वाली चीज हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बार बार क्यों करा रहे हैं भाई, बार बार करने से अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। सो हाँ, तो यहां से देखो क्या मिलता है, यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? ये सारी चीजें तो अभी कैलकुलेशन ही खेल रहे हैं। डेस्मोस पे खरीद लो, पूरा डेस्मोस पे ही पढ़ना है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हम लोग पढ़ते रहेंगे उस पर वापस। तो आप लोग भी अपने लैपटॉप्स में रखो, डेस्मोस रखो, प्रीमियम अकाउंट बना लो उस पे, मेरा तो है। चलो भाई ठीक है, प्रीमियम अकाउंट नहीं है, सॉरी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो जितने हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंट है। तो यहां से जो लैम्डा है ना, लैम्डा है, अगर आप ध्यान दो तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, देखना c1 c2 फ्लो में आके c1 c2 मत लिख देना। ठीक है श्रेयस, दोनों c ही है। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, अभी अगर लैम्डा एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है, इफ लैम्डा एक्सटर्नली डिवाइड्स, लैम्डा एक्सटर्नली डिवाइड्स नहीं, लैम्डा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन लिखना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, क्षमा चाहता हूं आप सभी से कि आपको एडिट करना पड़ रहा है। इफ लैम्डा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, लैम्डा एक्चुअली नेगेटिव होगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, आपको पता है। लैम्डा इज लेस देन 0 फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, और यही लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर इंटरनल डिवीजन। लैम्डा लेस देन 0 होगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, लैम्डा लेस देन 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा इंटरनल डिवीजन के लिए। ठीक है, अच्छा, और अगर इन दोनों ही केसेस को हम थोड़ा गौर से देखें, कैसे देखें भाई? गौर से, गौर से, हाँ गौर से देखें तो अगर लैम्डा लेस देन 0 एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, इसका मतलब माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय, ये मैं पहला वाला केस ले रहा हूं। ठीक है, जब लैम्डा 0 है, लैम्डा क्या है, लैम्डा यही वाली चीज है। ठीक है, तो पहले वाले केस के लिए ये वाली चीज लेस देन 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। ये वाली चीज अगर लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा 0 है, लेस देन 0 है, तो फिर मैं बोलूंगा कि ax1
ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस सी, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब या तो ये दोनों नेगेटिव है या तो ये दोनों पॉजिटिव है। ये ग्रेटर देन 0 कैसे है? अगर दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तब पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तब पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। implication ax1 plus by1 plus c multiplied by ax2 plus by2 plus c, इनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो स्केच कैसा दिखेगा? अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है ना, तो लाइन अगर ऐसी है, लाइन अगर ऐसी है, ये लाइन है मेरी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है ना तो दोनों पॉइंट्स एक ही तरफ हैं, तभी तो जाके एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट x2 y2 और ये वाला पॉइंट x1 y1, ये इसको एक्सटर्नली जाके डिवाइड करने वाले, मतलब जो पॉइंट P है वो इन दोनों के बाहर लाई करने वाला है, A और B के बाहर लाई करने वाला है, ठीक है, तभी तो एक्सटर्नल डिवाइड होंगे। और यहां से पता चलता है कि points lie on the same side of my line, points lie on the same side, shade लिख रहा हूं, same side of ax plus by plus c is equals to 0, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, बताओ ये पॉइंट्स लाइन के अलग अलग एक तरफ दूसरे तरफ लाई कर रहे हैं, बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ माय लाइन, आप बोलोगे कि वो दोनों पॉइंट्स को हम डायरेक्टली कहां रख देंगे? लाइन के इक्वेशन में लिख देंगे, वो दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली लाइन के इक्वेशन में लिख देंगे, ठीक है। अगर जो रिजल्टेंट आ रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट, जो रिजल्टेंट्स आ रहे हैं उन दोनों के प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं, तो फिर वो पॉइंट्स सेम साइड लाई कर रहे हैं, अदरवाइज वो पॉइंट्स अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो दूसरा वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। किसी को इसमें कोई डाउट भाई? पॉइंट्स को लाइन के इक्वेशन में रखा, पॉइंट्स को लाइन के इक्वेशन में रखा, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम साइड लाई करते हैं मेरे लाइन के, ठीक है। और अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाता है तो अपोजिट साइड ट्राई करेंगे। तो इसी का एक्सटेंशन जो दूसरा वाला है कि व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 तो इंटरनल डिवीजन होता है, ठीक है। सेकंड वाला भी लिख लेते हैं यहीं पर भाई, व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 तो इंटरनल डिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो फिर लैम्डा ग्रेटर देन 0 इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि नेगेटिव ऑफ ax प्लस by प्लस c, नेगेटिव ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। फिर दोनों तरफ आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c इज लेस देन 0। और अगर ये लेस देन 0 तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, या तो ऊपर वाला नेगेटिव है या तो नीचे वाला नेगेटिव है। और अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ax1 प्लस by1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c, इनमें से कोई एक नेगेटिव है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जा रहा है तो कहानी कैसे दिखेगी भाई? यहां पर होगा इंटरनल डिवीजन, तो लाइन ऐसे दिखेगी ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लाइन ऐसे दिखेगी। पर अब पॉइंट्स, क्योंकि p पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट्स अपोजिट साइड लाई करेंगे, x1 y1 और इधर लाई करेगा x2 y2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ठीक है। ये पॉइंट्स अब अपोजिट साइड लाई करने लग जाएंगे फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो पॉइंट्स लाई यहां पर होगा
internal division or points lie on the opposite side. Opposite side of line ax plus by plus c is equals to 0. ठीक है, फाइन. छोटी सी चीज है, हमारे मॉड्यूल में डायरेक्टली लिख दिया है, हमारे मॉड्यूल का जो लास्ट पॉइंट है उसमें डायरेक्टली ये चीज लिख दी है. समझ लो कि ऐसा क्यों आ जाता है. ठीक है, तो ये उसका प्रूफ है कि क्यों अपोजिट साइड लाई करते हैं. तो अपोजिट साइड लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ जाता है, और सेम साइड लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाता है. या फिर ऐसा सोच लो, सेम साइड लाई करते हैं तो सेम साइंस देने लग जाते हैं, और सेम साइंस देने लग जाते हैं तो अगर दोनों नेगेटिव साइन भी दे रहे हैं तब भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, अगर दोनों पॉजिटिव साइन दे रहे हैं तब भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो सेम साइड के लिए पॉजिटिव, अपोजिट साइड के लिए नेगेटिव. ठीक है, अपोजिट साइड के लिए नेगेटिव. ओके फाइन. ठीक है, अब हाँ, सो ये तो